live session of Ignited Mind classes Kishtwar. Dear students, for the study material, you can visit the campus of Ignited Mind classes Kishtwar near Government Girls Higher Secondary School Kishtwar, or just contact our executives. The number is given in the description. So let's start the lecture by our resource person. आप सबको पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे. अर्थ हमारा प्लैनेट है. आपको पता है अर्थ हमारा प्लैनेट है. और प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. तो जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके से बहुत से प्लैनेट्स हैं. आपको पता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सैटेलाइट्स आल्सो लाइक मून. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. देखिए ये जो सारी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं अभी, कि आपके पास अर्थ है, ये जुपिटर, यूरेनस, ये सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है आपके पास. आप सबको पता है ये कॉमनली यूज चीजें हैं. आपको पता है, आप इनको देख सकते हो, राइट. तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमें इसकी नॉलेज हुई, ये चीजें किससे बनती है, कौन सी चीज आपको कैसे दिखती है. वी आर गोना टेक अप इन दिस chapter. So let's start. Topics to be covered in this chapter are celestial objects, astronomy, about moon, about stars, about constellations, earth, sun, planets, satellites, astronomy in ancient India, Magellan, asteroids, comets, meteors and meteorites, meteor shower, and artificial satellites. We are going to take up all this under this chapter. So let's start. देखिए ये जो आप देख पा रहे हो फिगर में, ये आपको इंडिकेट कर रहा है दैट दिस इज सन. और ये जो सारे आप देख पा रहे हो, दीज आर योर 9 planets apart from this moon which is a natural satellite. ठीक है. ये सारी चीजें, सन, ये प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, उसके अलावा और भी हेवनली बॉडीज जो हमें यूनिवर्स में मिलती है, इन सबको हम क्या बुलाते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. So celestial objects are the stars, the planets, the moon, and many other objects which you are going to learn in this chapter, which are found in sky. They are called as celestial objects. ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, इन सबको आप जानते हो सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. जब से हम दुनिया, मतलब हमें पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, तब से हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं. एंशियंट टाइम्स में लोगों का ये मानना था कि ये जो हेवनली बॉडीज है, ये जो हमें दिखती हैं, दीज आर गॉड्स एंड स्पिरिट्स. पर जैसे जैसे आपको पता है कि नॉलेज गेन्ड हुई, साइंस ने तरक्की करी, उस तरह से हम सबको पता लगा कि ये जो चीजें हैं, दीज आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. और जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, जो साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, वी कॉल देम एज एस्ट्रोनॉमी. और जो लोग इनको पढ़ते हैं, दे आर एस्ट्रोनॉट्स. तो हम कह सकते हैं what are celestial bodies? These are the stars, planets, moons, and other heavenly bodies which are found in the sky. They are called as celestial objects. And the one who actually give us the knowledge about the celestial object by studying it, that they are called as astronauts. And the study that deals with this study is called as astronomy. So here we are going to define astronomy. Astronomy is the study of celestial objects and the associated phenomena. अब एस्ट्रोनॉट्स जब पढ़ते हैं इनके बारे में, ये जो हेवनली बॉडीज हमें स्काई में मिलती है, इनको कैसे पढ़ पाते हैं? दे मेक यूज ऑफ टेलीस्कोप. क्योंकि आपको पता है जो हमारा स्काई है वो काफी दूर है, स्टार्स बहुत दूर है, प्लैनेट्स बहुत दूर है. सो वी नीड टू यूज टेलीस्कोप इन ऑर्डर टू स्टडी about these celestial objects. सबसे पहले हम एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मून. मून आपको पता है मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट. सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सन होता है, सन के आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं. प्लैनेट्स, सपोज लेट से हम कहते हैं ये एक प्लैनेट है, ठीक है, ये एक प्लैनेट का ऑर्बिट हमें दिख रहा है. प्लैनेट जहां जिस पाथ में घूमता है उसको हम क्या बुलाते हैं? ऑर्बिट. तो प्लैनेट के आसपास भी
जो चीज रिवॉल्व करती है उसको हम क्या बुलाते हैं? सैटेलाइट. सो मून इज एक्चुअली अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून इज एक्चुअली अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. नेचुरल का मतलब है कि ये हमें बाय डिफॉल्ट है, कोई आर्टिफिशियल मैन मेड चीज नहीं है जो हमने यूनिवर्स के अंदर भेजी है. दिस इज एक्चुअली प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो पढ़ते हैं हम इसके बारे में. देखिए मून जो है, आपको पता है कि जो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और आपको पता होना चाहिए मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. मून क्या है? एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी. नॉन ल्यूमिनस बॉडी का मतलब होता है कि इसकी अपनी लाइट नहीं होती. तो ये हमें दिखता कैसे है? ये शाइन कैसे करता है? इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट, और वो लाइट कौन सी है? सनलाइट. इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. ये जो सन की लाइट इस पे फॉल कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और तभी हमें ये दिखता है कि हमें मतलब विजिबल होता है, ये शाइन करता है तभी. ठीक है. अगर हम इसको नेकेड आई से देखते हैं, अगर आप मून को नेकेड आई से देखो, तो आपको मून के ऊपर ब्राइट एंड डार्क पैचेस दिखेंगे. हमें मून के सरफेस पे क्या दिखते हैं? ब्राइट और डार्क पैचेस. जितने भी ब्राइट और ये डार्क पैचेस हैं, ये हमें क्या इंडिकेट करते हैं? ये हमें इंडिकेट करते हैं माउंटेन्स, क्रेटर्स, एक्सेट्रा. इट एक्चुअली इंडिकेट दिस. एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, जो कि आप कह सकते हो मून के सरफेस पे लैंड हुए थे बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हीकल दैट इज अपोलो 11. ठीक है. तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन. they actually landed on the surface of moon by making use of vehicle Apollo 11. और ये कब हुआ था? it happened in July 1969. और उन्होंने जब ये मून के सरफेस को देखा, तो उन्होंने देखा कि जो मून का सरफेस है दैट इज एक्चुअली अ रॉकी डेजर्ट. इट इज एक्चुअली अ रॉकी डेजर्ट. वहां पे कुछ भी नहीं है, वो एक रॉकी डेजर्ट है. ना कोई वाटर है वहां पे, ना कोई आपको किसी भी तरह की वेजिटेशन मिलेगी. नथिंग इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ मून. इसीलिए वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. और अगर आप ग्रेविटेशनल पुल की बात करते हैं, तो जो हमारे पास अर्थ पे हमारे जो ग्रेविटेशनल पुल है, उसका भी 1/6 पार्ट है ग्रेविटेशनल पुल, जो कि हमें क्या दिखता है? मून का, which approximately calculated to be 1.63 meter per second square. This is the gravitational, you can say, the pull which is actually there on the surface of moon, which is called as acceleration due to gravity. और तो जो मून पे आपके पास acceleration due to gravity है, that is 1.63, which is 1/6 of which is present on the earth. अगर मून का टेम्परेचर देखें, तो हमने देखा कि डे टाइम के अंदर जो मून का टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, और नाइट में ये टेम्परेचर है 168 डिग्री सेल्सियस. अब क्योंकि आपने देखा कि एक रॉकी डेजर्ट है, ना कोई पानी ना कोई वेजिटेशन है ना, वहां पे आपको पैचेस दिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल भी नहीं है ऑलमोस्ट, टेम्परेचर भी डे में 100 और 168 है, अपनी लाइट भी नहीं है. इसीलिए इन्हीं कंडीशंस करके जो मून है वहां पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून. ठीक है. अब फेजेस ऑफ मून की अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि मून की फेजेस का क्या मतलब है? मून की फेजेस का मतलब है, जब आप मून को देखोगे तो आपको मून की शेप ऐसे लगती है कि बदलती रहती है. मून की शेप क्या होती है? बदलती रहती है. कभी आपको वो थोड़ा दिखता है, कभी थोड़ा बड़ा दिखता है. आपको अलग अलग साइज मून के दिखते हैं. वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि मून एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. तो इस पे जब सनलाइट फॉल करती है, जितने सरफेस पे सनलाइट फॉल करेगी उतना ही वो सरफेस हमें ब्राइट, उतना ही हमें वो सरफेस ब्राइट दिखेगा, और हमें वो वही उतनी ही ब्राइटनेस से हम देखते हैं कि उसकी एक अलग शेप दिखेगी. ठीक है. तो फेजेस ऑफ मून का मतलब है वेरियस शेप्स जो कि आपको ब्राइट पार्ट ऑफ मून की दिखती है ड्यूरिंग अ मंथ, दैट इज कॉल्ड एज फेजेस ऑफ मून. अब आप फिगर में देखिए, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल ही, यहाँ पे एक फिगर है जहां पे आपको मून बिल्कुल ही ब्लैक दिख रहा है.
कुछ भी शेप नहीं दिख रही है, आपको मून दिख ही नहीं रहा है। दूसरे में आप देखिए ये इतना सा पार्ट है जो कि ब्राइट है, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा हो गई और ज्यादा हो गई, ये और ज्यादा हो गई। तो अब देखिए इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग दिस ब्राइटर सरफेस, और यहाँ पे आपको मून पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है। और जहां पे आपको मून और क्लियर, अब ये जो फेसेस है वो रिवर्स हो जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा और कम हो गया और कम हो गया, तो आप कह सकते हो कि जहां पे आपको ये पूरा दिख रहा है उसको हम क्या बुलाते हैं, फुल मून डे, दैट इज कॉल्ड एज फुल मून डे, ठीक है। अब जहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं दिखता है वहां पे आप इसको नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नो मून डे, दैट इज कॉल्ड एज नो मून डे, क्योंकि यहाँ पे सन की बिल्कुल लाइट इस पे पड़ ही नहीं रही है। अब फुल आप देखिए यहाँ पे न्यू मून डे है आपके पास, दिस इज नॉट नो मून डे, दिस इज न्यू मून डे, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू मून डे है, न्यू यहाँ पे आपके पास न्यू मून डे है, मतलब यहाँ पे सन आप मून आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट उस पे फॉल ही नहीं कर रही है। अब जब सन की लाइट इस पे फॉल होगी थोड़ा थोड़ा सरफेस दिखने लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज क्रेसेंट स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज क्रेसेंट, मतलब द मून एक्चुअली keep on changing its shape every day from the thin crescent to the full moon, और जब फुल मून हो जाएगा तो उसके बाद से फिर दोबारा से स्टेजेस रिवर्स हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जो मून आपकी तरफ फेस कर रहा है अगर उस पर कोई भी लाइट फॉल नहीं कर रही है, when the side of the moon facing us doesn't get any sunlight, we cannot see the moon, and that is the first day which is called as new moon day। उसके बाद क्या होता है, as the moon moves along its orbit, तो थोड़ा सा पोर्शन जो उसका है जो हमारी तरफ फेस कर रहा है उसको सनलाइट मिल जाती है, तो इट रिफ्लेक्ट्स एंड इट शाइन्स एंड इट इज कॉल्ड एज क्रेसेंट मून। और आप देखिए ये जो रीजन है ये बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा टाइम आ रहा है जब हमें फुल मून डे दिखता है, इट अकर्स ऑन द 14th डे, द फुल मून डे अकर, that is the entire side of moon facing us gets sunlight and it is called as full moon day। एंड आफ्टर दैट आप देखिए जो स्टेजेस है फुल मून डे के बाद फिर दोबारा से रिवर्स हो जाएंगी और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जो साइज है वो छोटा आपको दिखने लगेगा, एंड द होल साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। So here we can define the full moon day. It occurs on the 14th day, when the day on which the whole disk of moon is visible, because the whole part facing us actually gets the sunlight. So that is full moon day। New moon day is a day that is when the moon is not at all visible। क्योंकि इस पे कुछ भी लाइट सन की फॉल नहीं कर रही है, इसलिए नो मून इज विजिबल हियर एंड इट इज कॉल्ड एज न्यू मून डे। Crescent moon is when a small portion of moon appears in the sky, because the small part which is facing us is getting sunlight, so therefore this is called as crescent moon as it is shown in the figure। Full moon day we have already discussed, when it gets the face which is towards us is getting whole light, so the full moon appears and it is called as full moon day। So the phases of moon actually plays an important role in our social life। देखिए काफी festivals है जो phases of moon, जो कि अभी आपने पढ़ा, full moon day, crescent stage है ना, new moon day, इस according वो festivals होते हैं। Like दिवाली is celebrated on new moon day। न्यू मून डे कब होता है, जब आपको मून बिल्कुल विजिबल ही नहीं होता है, तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, जब पूरी की पूरी मून जो आपको फेस कर रहा है उसको सनलाइट मिल रही है, देन एट दैट टाइम द बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे फॉल्स। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून। ठीक है, जब मून अपनी शेप बदल रहा है उसकी 13 नाइट पे महाशिवरात्रि सेलिब्रेट होती है। एंड ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द sighting of the crescent moon। So this is how the festivals are related to the phases of the moon। So here is a question, why phases of moon occur? As we have already discussed कि जो moon है वो हमारा non luminous body है, तो जब sun की light इस पे फॉल कर रही है
तो जो जितना इस पे सनलाइट फॉल कर रही है उतना ये ब्राइट दिख रहा है, उतना ये चमक रहा है, और दूसरी साइड ये हमें डार्क दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट इज द आंसर. द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, whereas the sun and the other stars, they have their own light. So we see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. Therefore, the part of the moon which gets the sunlight appears bright, and the other appears dark. So the position of the moon in its orbits and its corresponding phases, जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि एक स्टेज है जब आपको मून बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दैट इज न्यू मून डे. ठीक है, और फिर उसके बाद ये थोड़ा विजिबल है, मतलब यहाँ पे आपको क्रेसेंट स्टेज है, थोड़ा सा और पार्ट हो गया, ये आपके पास जहाँ पूरा विजिबल है दैट इज फुल मून डे. सो दीज इवेंट्स एंड दीज फेजेस कीप ऑन हैपनिंग. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. आपको पता है मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ ये आपके पास इसके आसपास घूम रही है, और जो अर्थ है आपको पता है वो सन के आसपास घूम रही है. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि अर्थ और मून दोनों ही सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं. अगर हम मून के सरफेस की बात करें, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज वेरी डस्टी एंड बैरन. वहां पे बहुत ही ज्यादा क्रेटर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, और बहुत ही ज्यादा नंबर में स्टीप एंड हाई माउंटेन्स है, तभी आपको वहां ब्राइट और डार्क पैचेस नजर आते हैं. सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ. Moon has no atmosphere, no water, therefore no life exists on the moon. Now we are going to start up with another topic, that is the stars. ठीक है, आपको पता है कि when there is a day, तो हमें सिर्फ स्काई के अंदर जो दिखता है वो होता है सिर्फ सन. ठीक है, लेकिन जैसे ही सन सेट हो जाता है तो आपको कुछ ऐसी चीजें स्काई के अंदर दिखने लगती हैं, कुछ ऐसे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं जो आपको लगता है ट्विंकल कर रहे हैं, कभी ब्राइट हो रहे हैं, कभी डल हो रहे हैं, कभी ब्राइट हो रहे हैं, मतलब दे अपीयर टू ट्विंकल. तो ऐसा आपको कब दिखता है? आपको रात को या शाम को दिखता है जब सन छुप जाता है. तो दोज ट्विंकलिंग बॉडीज आर एक्चुअली स्टार्स. Those twinkling bodies are actually thousands of bright stars. तो जब आप इनको अर्थ से देखते हो तो ये आपको ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, जो स्टार्स होते हैं दे emit their own light, मतलब दे आर ल्यूमिनस बॉडीज. स्टार्स की अगर हम साइज की बात करें तो स्टार्स काफी बिग होते हैं साइज के अंदर. स्टार्स आर एक्चुअली इवन बिगर देन अर्थ. दे आर एक्चुअली बिगर देन अर्थ. ठीक है, कई स्टार्स तो इतने बड़े हैं कि वो सन से भी बड़े हैं, पर क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर है इसलिए वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर असल में इनका साइज काफी बड़ा होता है, अर्थ से भी बड़ा होता है, और कुछ स्टार्स तो सन से भी बड़े होते हैं. ये तो क्लियर है ना कि जो स्टार्स है वो हमें सिर्फ रात को ही दिखते हैं, क्योंकि डे टाइम में इतनी इंटेंस सनलाइट होती है कि स्टार्स हमें नहीं दिख पाते हैं. ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसी बॉडीज भी हमारे पास है, स्टार लाइक बॉडीज भी है स्काई के अंदर जो ट्विंकल नहीं करती है, जो प्रेजेंट है बट दे डोंट ट्विंकल एक्चुअली, पर वो शाइन करती रहती है एक ही लाइट से. उनको हम क्या बुलाते हैं? प्लैनेट्स. उनको हम बाद में पढ़ेंगे. तो अभी हम पहले ट्विंकलिंग बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज वी आर गोना टेक अप द स्टडी ऑफ स्टार्स. अब देखिए जो सन है, सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ. ठीक है, देन द स्टार विच इज नियरेस्ट टू द सन, दैट इज अल्फा सेंचुरी. सन के बिल्कुल पास जो स्टार है दैट इज अल्फा सेंचुरी. इसका जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली दिस मच फ्रॉम द अर्थ. पर अब देखिए अब ये डिस्टेंस कितना बड़ा है, तो इस वैल्यू में तो आप इस डिस्टेंस को नहीं, तो आप कह सकते हो एक्सप्रेस करना ठीक समझेंगे. तो यूनिवर्स के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो उनके लिए हम किलोमीटर यूनिट ना यूज करके हम वहां पे लाइट ईयर का यूज करते हैं. सो द डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स आर कैलकुलेटेड नॉट बाय किलोमीटर्स बट विद लाइट ईयर. और लाइट ईयर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year. It is actually a distance traveled by light in 1
ईयर। अब आप देखिए ये आपके पास सन है, ये फर्स्ट नियरेस्ट स्टार है, सेकंड नियरेस्ट स्टार है, तो इस तरह से डिस्टेंसेस को देखते हुए आप बता सकते हो कि कौन सा स्टार सबसे नियरेस्ट है सन के। तो अल्फा सेंचुरी को आप प्लीज याद रखिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर टू राइज इन ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। हमें दिखता है कि जो सन होता है वो राइज होता है ईस्ट की डायरेक्शन में और सेट होता है वेस्ट की डायरेक्शन में। उसका रीजन ये है कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, इसीलिए जो सन है हमें लगता है कि राइज करता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। अब ऐसे ही हम जैसे स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैसे ही एक हमारे पास स्टार है, दैट इज पोल स्टार। ये जो स्टार है ये हमें स्टेशनरी स्टार हम इसको बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टार। हम कहते हैं कि मूव नहीं करता, एंड इट इज एक्चुअली द ब्राइटेस्ट स्टार। इट इज एक्चुअली अ ब्राइटेस्ट स्टार, जिसको आप ध्रुव तारा भी बुलाते हो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्रुव तारा। पोलस्टार इज एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस, इसीलिए हमें लगता है कि ये मूव नहीं करता है और ये स्टेशनरी रहता है, और स्टेशनरी रहने के कारण ये हमें हमेशा ही ब्राइट दिखता है। अब ये जो स्टार्स है, एक एक स्टार अलग 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 नहीं रहता है। कभी आप देखते हो कि बहुत से स्टार्स पास पास हमें स्काई के अंदर दिखते हैं और हमें लगता है कि ये जो मतलब जो क्लस्टर है स्टार्स का, ये कुछ ऐसी शेप बना रहा है जिसको हम किसी और की शेप के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो दे आर एक्चुअली कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, the stars which form a group, and that like group actually resembles some recognizable shape that is called as constellations. So जो constellations होते हैं उनकी resemblance बहुत सारे objects के साथ, people के साथ बहुत ही ज्यादा होती है। ये कॉन्स्टलेशन आपको मोस्टली तब दिखते हैं, आप देखिए रात को कभी आप अपने ऊपर छत पे सोइए और स्काई को ध्यान से देखिए तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि कुछ स्टार्स कैसे दिख रहे हैं, किसी शेप को रिजेंबल कर रहे हैं, कुछ स्टार्स किसी को। सो दे आर एक्चुअली कॉन्स्टलेशंस। जैसे कि आपको यहाँ बताया भी है, ओरायन, कैसोपिया, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशंस व्हिच आर गोना टेक अप। अब एक कॉन्स्टिलेशन मतलब एक क्लस्टर ऑफ स्टार हम पढ़ रहे हैं, दैट इज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर एक बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है जो मोस्टली आपको समर टाइम में दिखता है रात को। इसको हम बिग डिपर भी बुलाते हैं, इसको ग्रेट बियर भी बुलाते हैं, इसको सप्तऋषि भी बुलाते हैं। इसकी शेप कुछ कुछ इस तरह से होती है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। इसमें 7 स्टार्स होते हैं जो कि एक लैडल या आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क को की तरह में लग रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जो टेल में मतलब स्टार्स हैं, दोज आर 3 स्टार्स। तो इनको हम कह सकते हो 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ लेडल एंड 4 एज यू कैन सी इन इट्स बाउट। सो दिस इज व्हाट इज उर्सा मेजर। सो यू नीड टू लर्न दीज पॉइंट्स। इसके जो अलग अलग नाम है, ये हमें कब दिखता है, थोड़ा शेप को डिस्क्राइब करना, और फिगर भी आपको जरूर बनानी आनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास एक और कॉन्स्टिलेशन है ओरायन। Orion is seen during winters in the late evenings. इसमें भी 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। इसको हम हंटर भी बुलाते हैं। इसमें 3 मिडल स्टार्स, आप देखिए यहाँ पे 3 स्टार्स आपको दिख रहे हैं। इट एक्चुअली फॉर्म्स द बेल्ट, ठीक है। और जो 4th ब्राइट स्टार है दैट अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से इसका शेप है। जो आपके पास ओरायन कॉन्स्टलेशन है उसके पास एक स्टार है सीरियस, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू ओरायन कॉन्स्टलेशन। Another one is Cassiopeia. It is another prominent constellation which is seen in the northern sky. It is visible during winters in the early part of night, और आप देख सकते हो it actually appear to be like letter W or letter M. अब अगर आप सोलर सिस्टम की बात करो, आप काफी कुछ पढ़ चुके हो, हम स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मून के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक सोलर सिस्टम की भी बात कर चुके हैं। तो सोलर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? इसमें सन होता है, इसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसमें और हेवनली बॉडीज होती है। सो दिस इज व्हाट इज सोलर सिस्टम, द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड इट टू फॉर्म अ सोलर system.
बहुत सी बॉडीज आ जाती हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियर्स, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम एक प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज अर्थ। आपको पता है अर्थ हमारा एक लाइवली प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। आपको पता है ये थर्ड प्लैनेट है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप लिख भी सकते हो इट इज एक्चुअली अ थर्ड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसके आसपास बहुत ही थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इट एक्चुअली हैज अ थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ये गैसेस मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी रेयर गैसेस जो कि बहुत कम क्वांटिटी के अंदर है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो अर्थ है, ये जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, इट रोटेट्स अबाउट एन इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये जो एक्सिस है इसका रोटेशन ऑफ अर्थ का इज स्लाइटली टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इसीलिए डे और नाइट जो अर्थ पे होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो डे और नाइट अर्थ पे कॉज होते हैं, इनका एक्चुअली कारण क्या है, इनका एक्चुअली कारण है रोटेशन। इसका कारण क्या है, रोटेशन। और आपको पता है अपनी एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रहा है उससे तो डे और नाइट बन रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है वो सन के आसपास भी घूम रहा है। उसको आप क्या बुलाते हो, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। और ऐसा करने के लिए इसको 365.25 डेज, विच इज अप्रोक्सीमेटली टेकन एज 365 डेज, इसको लगते हैं सन के आसपास घूमने के लिए। अब देखिए अर्थ में आपको पता है सीजन भी बदलते रहते हैं। सीजन बदलने का कारण क्या है, सीजन बदलने का कारण है tilting of its axis of rotation and change in the position of sun। जो ये अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है और ये टिल्ट हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और सन से दूर या पास जा रहा है, उस अकॉर्डिंग जो सीजन है वो यहाँ पे बदलते रहते हैं। सो यही आपको दिया गया है। अर्थ एज यू नो रिवॉल्व अराउंड द सन, इट इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल्सो अ प्लैनेट। लाइक जो 7 प्लैनेट्स आपने पढ़े हैं उसी के जैसा प्लैनेट है, और यहाँ पे ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड प्लैनेट है, थिक लेयर एटमॉस्फेयर की है। आपको पता है डे और नाइट रोटेशन से कॉज होता है। रेवोल्यूशन करने के लिए सन के आसपास घूमने के लिए 365 डेज चाहिए। सीजन टिल्टिंग से कॉज होता है, या जो सन से डिस्टेंस होता है उससे कॉज होता है। So the 8 planets in the order is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। जो प्लूटो है उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सन, तो आपको पता है सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अस। हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है दैट इज एक्चुअली अ सन। सन हमें कॉन्टिन्यूसली लाइट दे रहा है। आपको पता है सन एक्चुअली एमिट कॉन्टिन्यूसली लाइट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। जो सन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर हम इसकी एज की बात करें तो इट इज 4600 नियरली मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो सन है वो आपको लार्ज लगता है एज कंपेयर टू स्टार्स। आपको लगता है कि स्टार से बहुत बड़ा है। उसका रीजन ये है कि इट इज नियरर टू द अर्थ। सन इज एक्चुअली नियरर टू द अर्थ, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी वेरी बिग इन साइज, राइट। और आपको पता है कि जो सन है दैट इज द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ, एंड इट इज the form which emit heat and light for all other planets। अब प्लैनेट्स आपको पता है स्टार्स की तरह दिखते हैं, लेकिन स्टार्स की तरह इनकी अपनी लाइट नहीं है। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, राइट। और आपको पता है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते दिख रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट है वो आपको ट्विंकल करते नहीं दिखते। तो हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स करते हैं जिसके अंदर हम प्लैनेट को पहचानने में, प्लैनेट के बारे में जानने में हमें और भी इजी रहेगा।
ये जो प्लैनेट्स है ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टार्स। जैसे ये सन है, सन के आसपास प्लैनेट घूम रहा है, तो प्लैनेट हमेशा एक डेफिनेट पाथ में ही घूमता है, जिसको आप क्या बुलाते हो, उसका ऑर्बिट। लेट्स से ये प्लैनेट, ये सन हो गया आपके पास, ठीक है, ये आपके पास प्लैनेट हो गया, और ये जो प्लैनेट घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ में, दिस पाथ, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। So orbit is actually a definite path in which the planet revolves around the sun. अब कितना टाइम प्लैनेट को लग रहा है घूमने में, उसको हम क्या बुलाएंगे, उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे कि अभी हमने बात करी कि अर्थ के केस में इट इज 365 डेज। नाउ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ भी जाता है जब प्लैनेट सन से दूर हो जाता है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, प्लैनेट्स अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमते हैं, और कितना टाइम प्लैनेट को अपने एक्सिस के आसपास रोटेट करने में लगता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रोटेशन। अब कई प्लैनेट्स हैं, उनके आसपास कुछ और हेवनली, जैसे सपोज ये सन है, ये हेवनली बॉडी घूम रही है, तो इसके भी आसपास एक बॉडी घूम रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। दीज कैन बी नेचुरल और दीज कैन बी मैन मेड ऑल्सो। Any celestial body that revolve around another celestial body, that is called as satellite. जैसे कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है हमारे पास मून। अब तो इतनी सैटेलाइट्स बन चुकी है, मैन मेड सैटेलाइट्स इतनी सारी हैं, इसलिए इन सैटेलाइट्स को जो कि हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपको याद रखना है, जैसे ये सन है, सन के आसपास ये प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट के भी आसपास जो घूम रहा है, that is actually a satellite. Now, if we talk about astronomy in ancient India, so the practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rig Veda, which was composed about 4,000 years ago. The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing Aryabhatta. This is just for the general knowledge. When the shadow of the earth, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए, जब कभी अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है तो उससे क्या कॉज होता है, लूनर एक्लिप्स, और जब शैडो मून की अर्थ पे पड़ती है तो उससे क्या कॉज होता है, सोलर एक्लिप्स। सो आर्यभट्टा आल्सो फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, which is very close to the known value today. So Aryabhatta was the volunteer which who could find different you can say कई चीजें उन्होंने बताई थी which was actually correct. Now the another planet is Mercury. Mercury is the nearest planet to the sun. It is the smallest of all planets. Mercury is very close, so it is very difficult to observe it and it has no satellite. Another we have Venus. Venus is the nearest planetary neighbor. ये भी brightest planet है, night के अंदर आपको दिखता है. It appears in the eastern sky before sunrise. So sometimes it appears in the western side just after sunset. So therefore it is called as morning and evening star, but actually it is not a star, it is a planet, just because of its sun rising and sun setting, like the direction in which it appears or not. So accordingly it is called as morning and evening star. The earth, as we have already discussed, it is also one of the part of solar system, और यहाँ पे life भी exist करती है. It has one satellite, a natural satellite, that is moon. स्पेस से अगर आप देखते हो तो जो अर्थ है वो आपको ब्लू ग्रीन दिखती है. क्यों? क्योंकि जो लाइट है, सनलाइट, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ज्यादा वाटर एंड द लैंड मास, और आपको पता है कितनी वेजिटेशन है अर्थ पे, तो दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी ब्लू ग्रीन, ब्लू ड्यू टू वाटर, ग्रीन ड्यू टू लैंड मास. नाउ जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, सो इट continuously gets tilt, जैसे कि आपको दिखा भी रहे हैं, and the tilting of this earth is the major cause of the change in the seasons. Now the environmental condition responsible for the existence of life, ऐसी कौन सी conditions हैं जिसके कारण life planet पे या earth पे जैसे कि exist करती है. So earth is the right planet for the you can say carrying out the life.
that is, it is at right distance from the sun, that is, the temperature is right, पानी present है यहाँ पे, suitable atmosphere है, and a protective blanket ozone is there which prevent the entry of ultraviolet rays. Next planet we have is Mars. So the Mars, the first outside the orbit of the Earth, is called as Mars. It appears to be red, that is why it is also called as red planet, and it has 2 natural satellites. Mangalyaan, it is an Indian space research organization. They have launched the first Mars orbiter mission, that is Mangalyaan, on 5th November 2013, which was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. This is just for the information. With this, India became the first country to do an attempt that they have launched this thing. So that is why the India is actually volunteer in many activities. Another planet we have is Jupiter. Jupiter is the largest planet. It is so large that 1300 Earths can be placed inside the giant planet. अब आप देखिए इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ जैसे प्लैनेट इसके अंदर रखे जा सकते हैं. The mass of the Jupiter is about 318 the time of the Earth. It rotates very rapidly on its axis. Jupiter के आसपास बहुत सी satellites हैं. It is a planet with rings. तो इसको आप कह भी सकते हो, it is a planet with ring. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky, and it has 4 satellites. Another planet is Saturn. Jupiter के बाद जो Saturn है, it appears to be yellow in color. इसीलिए सोलर सिस्टम में सबसे यूनिक है, and it has a beautiful rings also around it. Therefore, it is a planet with ring. Rings are not visible with naked eye, but अगर आप टेलीस्कोप से देखोगे तो आप देख पाओगे. Saturn की भी बहुत सारी satellites हैं. So Saturn is at least dense among all the planets, or density is even less than water. And if we talk about Uranus and Neptune, the outermost planets है ये हमारे सोलर सिस्टम के, और ये हम सिर्फ टेलीस्कोप के साथ ही देख सकते हैं. Venus Uranus also rotates from east to west. The most remarkable feature of Uranus is that it is highly tilted. ये काफी tilt हुआ हुआ है अपने axis के around. इस करके in its orbital motion it appears to roll on its side. तो हमें ये दिखता है कि roll हो रहा है, but otherwise it is actually tilted. Inner planets में हमारे पास आ जाते हैं जो planets sun के बहुत पास है, that is Mercury, Venus, Earth and Mars. They are much nearer to sun. They are called as inner planets, and they have only few satellites, that is only few moons. आउटर प्लैनेट्स में आपके पास आ जाते हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, क्योंकि ये काफी सन से दूर हैं. इनके पास रिंग्स होते हैं आसपास, एंड द आउटर प्लैनेट्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, और वी कैन से मून्स. Now we have another term, that is asteroid, another celestial object, I must say, that is asteroids. आप देख पा रहे हो फिगर में कि एस्ट्रॉइड्स किस तरह से होते हैं. आप देख पा रहे हो इस तरह से डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको विजिबल है. सो देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर ऑर्बिट. देखिए मार्स का ऑर्बिट ये है, जुपिटर का ये, और काफी बड़ा गैप है. दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ, यू कैन से, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. दीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड्स, और एस्ट्रॉइड्स आपको सिर्फ टेलीस्कोप से ही विजिबल होते हैं, वैसे आप इनको नहीं देख सकते हो. अनदर वी हैव कॉमेट्स. कॉमेट्स हमारे पास मेंबर्स होते हैं सोलर सिस्टम के ही. ये सन के आसपास घूमते हैं अपने इलिप्टिकल मतलब इस तरह से ऑर्बिट पे घूमते हैं, एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन राउंड द सन इज वेरी लॉन्ग.
कॉमेट एक्चुअली हमें ऐसे दिखता है कि ब्राइट हेड और लॉन्ग टेल इस तरह से दिखता है, क्योंकि जैसे ही सन को अप्रोच करता है इसके अंदर जो गैसेस होती हैं वो वेपराइज हो जाते हैं. दे एक्चुअली व्हेन दे एस्केप दे अपीयर लाइक अ यू कैन से अ टेल लाइक. तो हम कह सकते हैं कि इट एक्चुअली अपीयर्स विद अ ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल. द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज. जैसे ये सन के और पास आएगा और इसमें जो चीजें हैं वो वेपराइज होंगी और दूर जाएंगी, उतना ही इसका साइज बड़ा होगा. द टेल ऑफ द कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. Many comets are known to appear periodically. One such important comet is Halley's comet, जो कि appeared actually after 76 years, and it was last seen in 1986. Another celestial body we have is meteors. Meteors are actually bright streak of light, as you can see in the figure, जिसको आप टूटता तारा भी कहते हो, that is actually meteors. They are bright streaks of light, and they are also called as shooting stars, but they are not stars, they are only meteors. मीटियर इज एक्चुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ एटमोस्फेयर में एंटर हो जाता है, एंड एट दैट टाइम इसकी बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन के कारण ये बहुत हीट अप हो जाता है और इसके अंदर जो चीजें होती है वो वेपोरेट हो जाती हैं और इसमें से निकल जाती हैं, एंड इट ग्लोज ऑल्सो. अब अगर मीटियोराइट्स की बात करें तो मीटियोराइट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, काफी बड़े होते हैं. अगर ये अर्थ सरफेस में एंटर कर जाते हैं तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं अर्थ सरफेस में एंटर होने से पहले ही. बट द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ इज मीटियोराइट. जो बर्न हो जाए दैट इज मीटियर, बट the body which is actually can overcome the atmospheric friction and can reach the earth's surface, that is called as meteorite. जो meteorites हैं इन्होंने साइंटिस्ट को काफी हेल्प किया है इन इन्वेस्टिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड. ऐसे ही आपके पास मीटियर शॉर है. When the earth crosses the tail of the comet, the swarms of the meteors are seen. इनको आप meteor shower कहते हो, जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो. And they occur at regular intervals at each year. Now moving on to the important topic, that is artificial satellites. आपको पता है मैन मेड सैटेलाइट्स, जो कि एक आपके पास नेचुरल सैटेलाइट्स है, एक आपके पास मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई. बट सैटेलाइट्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मूव अराउंड द प्लैनेट इन देयर ओन ऑर्बिट. सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड. दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ. और ये अर्थ के आसपास घूमती है मच क्लोजर टू द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. मून से भी ज्यादा ये अर्थ के पास होती है. India has built and launched several artificial satellites, like Aryabhatta was the first Indian satellite. And apart from that, we have INSET, IRS, Kalpana 1, EduSat, and many more. Functions of these satellites are used in weather forecasting, transmitting television and radio signals, telecommunication, and remote sensing. So for these purposes, actually the artificial satellites are used, and you need to learn it. वेदर फोरकास्टिंग के आपको पता लगता है कि कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ क्लाउडी स्काई है. यू कैन एक्चुअली ये जो सैटेलाइट्स होते हैं दे आर फिटेड विद कैमरास. दे कीप ऑन टेकिंग द पिक्चर्स, एंड दोज पिक्चर्स थ्रू सिग्नल्स ग्राउंड स्टेशंस पे आप कह सकते हो दिखते हैं हमें. एंड द साइंटिस्ट पीपल दे एक्चुअली कैन मेक आउट the weather forecasting. They can predict the rains, they can predict the storm. तो इस तरह से वो बता सकते हैं. They are helpful in transmitting radio and television signals, telecommunication, and also remote sensing.